नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पटना के गांधी मैदान में। इस गांधी मैदान में चारों तरफ बड़े बड़े पंडाल दिख रहे हैं। ये पंडाल बने हैं उन कांग्रेस और आरजेडी के समर्थकों के लिए या वोटर अधिकार रैली में शामिल हुए उन लोगों के लिए जो कल पटना से जो 1 सितंबर को जो एक पटना में एक मार्च निकलेगा समापन के तौर पर, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम दिग्गज शामिल हो सकते हैं। उस मार्च में शामिल होने के लिए, हिस्सा लेने के लिए जो आएंगे वो इन पंडालों में ठहरेंगे। लेकिन अभी हमें मिल गए यहाँ गांधी मैदान में पवन खेड़ा, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता, मीडिया विभाग जो कांग्रेस का है उसके मुखिया हैं, चेयरमैन हैं। तो मुआयना करने आए हैं यहाँ? आपसे मिलने आए हैं। नहीं, हमसे तो अचानक मिले आप। तो मुआयना करने आए शाम के प्रोग्राम का या कल के प्रोग्राम? कल के प्रोग्राम। तो पहले एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पंडाल बहुत बना है, ये लोग कब आना शुरू होंगे? रात को? हाँ, अभी रात को आना शुरू होंगे, कुछ आ रहे हैं अभी भी, और रात तक पूरा भर जाएगा। फिर एक कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें एक कबीरपंथी हमारे गायक हैं प्रहलाद सिंह टिपानिया जी, उनका भजन गायन होगा। तो कल के प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं? सुबह 10 बजे हम लोग यहाँ 9:55 पे यहाँ से शुरू करेंगे गांधी प्रतिमा से, और फिर यहाँ से मार्च करते हुए अंबेडकर जी की प्रतिमा पर जाएंगे, वहाँ समाप्त करेंगे। तो एक चीज़ आज जो अखबारों में खबर छपी कि यहाँ जो कुछ वीआईपी टाइप के टेंट बने हैं और बहुत सारे कंटेनर जो यहाँ पार्क हुए हैं, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में था या राहुल गांधी कहीं जब इस वोटर अधिकार यात्रा में रुकते हैं तो वो जो कंटेनर हैं, तो ऐसी खबर छपी कि 31 तारीख को पहले प्लान था कि राहुल गांधी रात में यहाँ रुकेंगे, लेकिन अनुमति नहीं मिली, इसलिए फिर प्रोग्राम ये सब तो चलता ही है सर, जो प्रशासन होता है। क्या क्योंकि प्रशासन की तरफ से आ गया कि अनुमति नहीं मांगी गई? इस पर चर्चा नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि इतनी खींचातानी रहती है जब प्रशासन किसी और का रहता है, लेकिन संघर्ष के बावजूद अपना काम हम। तो अब क्या राहुल गांधी कल आएंगे? कल सुबह है। और इसमें कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? एनसीपी, शिवसेना, सपा, टीएमसी और भी नाम अभी आएंगे। टीएमसी से कौन लोग आ रहे हैं? यूनुस, ओके, तो ममता बनर्जी नहीं आ रही? यूनुस पठान जी आ रहे हैं, एमपी आ रहे हैं। तो जैसे बाकी कुछ मुख्यमंत्री आए, स्टालिन आए, ये हेमंत सोरेन आ रहे हैं? मुझे अभी उनकी जानकारी, कंफर्मेशन नहीं आई है। नहीं है। तो ममता बनर्जी को इनवाइट अलग से किया गया था? मेरे को उसका आइडिया नहीं है। इंडिया अलायंस के तभी आ ही रही हैं, तभी उनके वो एमपी को भेज रही हैं, क्योंकि इनवाइट किया ही। अब कुछ सवाल ऐसा है कि पवन जी के थोड़े सिलेबस से बाहर है, इसलिए सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन अब हम, चूंकि आप भी लगातार इस यात्रा में थे, 14 दिन हो गया, अब यात्रा खत्म हो रही है कल इस मार्च के साथ। मैं अगर आपसे पूछूं कि एक प्रवक्ता के तौर पर आपने जो भी देखा, रिसीव किया, समझा, इस 14 दिन की यात्रा को कैसे समाप्त कर सकते हैं? क्या हासिल है इस 14 दिन की यात्रा का जो अनुभव रहा है, उस अनुभव के बेसिस पर मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि ये यात्रा समाप्त नहीं हो रही, ये यात्रा शुरू हो रही है। ये एक क्रांति शुरू हो रही है, और बिहार की ही धरती से ये शुरू हो सकती है, क्योंकि बिहार की ही धरती से इनकी चोरी रंगे हाथों पकड़ी भी गई, और लोगों को समझ में आ गया कि ये पिछले 11 साल से चोरी की कुर्सी पर काबिज हैं। नहीं, 11 साल जब कहेंगे तो आप क्या, वो जो 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, लगातार ये स्टेट्स में जीतते हैं, कोशिश करते रहते हैं, जहां चल पड़ता है चोरी इनकी चल जाती है। अब नहीं चल पा रही, नहीं तो बिहार ने पकड़ लिया। ये बात आप पे भी कही जा सकती है कि जब हार जा रहे हैं तो आप जो जीत जा रहा है, जिसको 300 सीटें मिल रही है, हम तो कह रहे हैं चोरी कर दे रहे हैं। सबूत लाइए कि 1 लाख फर्जी वोट हमने कहीं यूज किए हो, इस्तेमाल क्यों, लाइए ना सबूत। हम तो सबूत के आधार पे बता रहे हैं कि साहब ये महादेवपुरा है, ये 1 लाख फर्जी वोट है। आज भी मैंने एक प्रेस वार्ता की, 75% महिलाएं कुछ विधानसभाओं से गायब कर दी, नाम काट दिए। क्यों? बोले पलायन कर गई। पुरुष हैं, महिलाएं पलायन करी, कैसे हो सकता है, जरा बताइए। उस पर हम आते हैं SIR पर, चूंकि आपने महादेवपुरा का जिक्र कर दिया कि 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोट, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बहुत बार, हर भाषण में, हर सभा में वही बोल रहे हैं। फिर चुनाव आयोग कह रहा था कि आप 1 हफ्ते में हलफनामा दो, हलफनामा दे के बताओ। चुनाव आयोग से कागज लिए, वही कागज चुनाव आयोग के सामने रखे, उसके बाद वो कह रहे हैं हलफनामा दो। क्यों? तो हलफनामा देने में क्या दिक्कत है? आप मुझे बताइए ना, जब आपका ही कागज आपसे लेकर आपको दिखा दिया तो हलफनामा क्यों मांग रहे हो? नहीं, आपने कागज सीधे नहीं दिखाया, उस कागज से वही तो नाम ही तो बताए। हाँ, लेकिन आपने अपना कहा कि 6 महीना हमने रिसर्च किया, उसके हिसाब से हमने ये, क्योंकि उन्होंने हमें रीडेबल, मशीन रीडेबल लिस्ट नहीं दी थी। चलिए हम आपसे पूछते हैं, क्या चुनाव आयोग
हलफनामा देगा कि अगर इसमें से बात हमारी सच निकली तो वो इस्तीफा दे देंगे और मोदी जी इस्तीफा दे देंगे। लाइए हलफनामा, हम भी दे देंगे। प्रक्रिया तो वो नहीं है कि वो हलफनामा प्रक्रिया में ये भी इस्तीफा- नहीं है, माफ कीजिएगा। नहीं, वो कौन से नियम, कौन सा नियम मुझे बताइए। उन्होंने एक नियम बताया था, हमने वो भी उनके सामने रख दिया। उस नियम के तहत भी हमसे हलफनामा नहीं मांग सकते। जैसे अखिलेश यादव ने वो 18,000 तो उस वक्त ना हलफनामा दिए। 45 दिन में। हाँ। तो अब कौन से 45 दिन है, अब तो 1 साल हो गया। अब कौन सा आप हलफनामा मांग रहे हो? 1 साल इसलिए भी हुआ कि 6 महीने तो हमें एनालिसिस में लग गए, क्योंकि आपने हमें 7 फीट ऊंचा कागजों का गड्ढा दे दिया। अब उसको पढ़ते रहे हम, तो 6 महीने तो लगेंगे ना। तो हलफनामे का नियम तो बताइए, किस नियम के तहत हलफनामा नहीं, दें? दूसरा ये सवाल है, हलफनामा अगर कर दे दीजिए, नहीं, उसमें डर क्या है? क्यों भाई, क्या आपकी गुंडागर्दी इनकी चलेगी? पहले चोरी करवाते हो, फिर जब पकड़े जाते हो तो कहते हो साहब हलफनामा दो। कभी होता है ऐसे? नहीं, हलफनामा देने में डर क्या है? नहीं, डर क्या है? डरने की कोई बात नहीं। हलफनामा मांगने वाला डर रहा है साहब, हम क्यों डर रहे हैं? बिहार में जैसे SIR में भी आप लोग इतना बवाल कर रहे हैं, इसी पर आपने इतनी लंबी चौड़ी यात्रा निकाल दी, और उसके बाद आपने कहा 65 लाख में लाखों लोग के वोट कट गए, लाखों लोग जो जिंदा हैं वो मृतक की लिस्ट में हैं, लाखों लोग एब्सेंट और शिफ्टेड की लिस्ट में हैं। लेकिन आज 14 दिन हो गए और आखिरी दिन है एक्चुअली, कल 1 सितंबर तक क्लेम ऑब्जेक्शन है। तो इसमें कोई ऐसे लाखों लोगों को आप साबित तो नहीं कर पाए? साहब, हमने 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग में जमा कर दी हैं। 89 लाख 89 लाख मतलब हो 65 तो गया। वो बोल रहे हैं ना। हाँ। 89 लाख शिकायतें इसलिए हैं, 89 89 मतलब 89 लाख। 89 लाख हाँ। वो इसलिए है 89 लाख कि जैसे आप हैं अजीत अंजुम जी, हाँ। आपका नाम ट्रांसफर हो गई इसलिए भी कट गया, और आपका नाम पता बदला या कहीं किसी को मृतक घोषित कर दिया, 3 जगह से काट दिया, इसलिए वो 89 लाख हो रही है। हाँ। नहीं, लेकिन 89 लाख आपने दिया है दिया ऑब्जेक्शन। है साहब, तो वो रसीदें हैं हमारे पास। नहीं, लेकिन उनका आज भी जो 31 तारीख को जो उनकी लिस्ट आई है, जिसमें उनका आया है कि ML की तरफ से, हाँ, आपकी तरफ से 0-0 है इसलिए कि वो BLA अगर सारी शिकायतें इकट्ठी करके चुनाव आयोग पे जाता है तो वो लेने से मना कर देते हैं, रसीद देने से मना कर देते हैं। ये आप उनसे पूछिए क्यों मना करते हैं। नहीं, तो 89 लाख में क्या दिया आपने? 89 लाख हमने अलग अलग कैटेगरीज दी। हाँ। एक तो ऐसा गांव हाँ। जहां 947 वोटर एक ही पते पर है, हाउस नंबर 6। हाँ। वो हाउस नंबर 6 है ही नहीं उस गांव में। हाँ। ऐसे अनेक उदाहरण हमने इस 89 लाख कंप्लेंट्स में दिए, जहां आपने लोगों को मृतक घोषित कर दिया, वो जीवित घूम रहे हैं। जहां आपने बताया 75% महिलाएं पलायन कर गई, वो वहीं हैं। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ पवन जी, जैसे चूंकि 89 लाख एक बहुत बड़ा नंबर कह रहे हो, तब जब चुनाव आयोग आपके खाते से 0-0 कह रहा है, और 5 दिन पहले जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी कह दिया कि इन लोगों के इतने BLA हैं और इनकी तरफ से कुछ आया नहीं क्लेम तो ऑब्जेक्शन। आप ये बताइए, तो जब BLA से 89 लेने लाख कोई मना कर देगा, हाँ? BLA से लेने को मना कर दिया, तो हमने क्या किया? हमने हाँ। DCC के थ्रू, हाँ। BLA 2 उनके थ्रू हमने DEO को दिलवा दिए। हाँ। अब मना कैसे करेंगे? अब वो रसीदें भी हमारे पास आ गई। नहीं, तो आपके पास, आप कह रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ आपकी तरफ से, आप कह रहे हैं आपके पास 89 लाख ऑब्जेक्शन 89 के, लाख शिकायतें हमने वहां दर्ज करा दी हैं। किसी फॉर्मेट में है ये? जी, सब रसीदें हैं हमारे पास। आज मैंने जारी की हैं प्रेस वार्ता में, आप तक भी पहुंच जाएंगी, नहीं तो मैं पहुंचा दूँ। 89 लाख रसीदें आप। 89 लाख रसीदें हैं हमारे पास। तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह चुके हैं आप? कह चुके हैं। तो फिर इलेक्शन कमीशन इसका आपने अगर कम्युनिकेशन किया, क्या जवाब आया? अभी कोई जवाब नहीं आया, उन्होंने रसीदें दी हैं, रसीदें हमारे पास हैं। समझ में नहीं आ रहा, 89 लाख बहुत बड़ा नंबर है अब सर। आप मांगिए उनसे हलफनामा, जो कहते हैं कि BLA नहीं मिलता। अब मांगिए उनसे हलफनामा। एक आदमी दौड़ जाओ यार, देखो उधर। हाँ, सॉरी। दूसरी बात अब आती है कि अब SIR की जो भी प्रक्रिया में क्लेम ऑब्जेक्शन था, अब सिर्फ 2 दिन बच गए, सब देखिए साहब, हाँ। माफी चाहता हूं, बल्कि एक ही दिन है, कल एक ही दिन मान लो। बचा, लेकिन अगर 89 लाख हमारे पास रसीदें भी हैं, हमने आपको दे दिए, अब आपको इसका सत्यापन करना पड़ेगा, आपको फिर से डोर टू डोर जांच करनी पड़ेगी। अब आप एक दिन में कर सकते हैं तो आप महान हैं, चमत्कारी लोग हैं, ये लोग कर सकते हैं, हो सकता है कर दें। बहुत ज़्यादा कर दिया है। दूसरा, चलिए अब आखिर करते हैं, क्योंकि पीछे से म्यूजिक बज रहा है और इसमें हम लोगों के वीडियो में क्या होता है, इसका कॉपीराइट आ जाता है। कम हो गया। हाँ, कम हो गया। दूसरा अब सवाल है कि SIR पर चलिए यात्रा निकाल ली, लेकिन अब यहाँ से एक सवाल और चुनौती आप लोगों के लिए होगी कि कैसे 2.5 महीने तक आप उन मुद्दों को, जो बिहार के लिए और ज़रूरी मुद्दे हैं, साहब, ये जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, वो सब मुद्दे वोट चोरी से जुड़े हुए हैं। आप पूछेंगे कैसे? हाँ, वोट जो चुरा कर गद्दी पर बैठेगा, उसको क्या चिंता है कि ये बेरोजगार हैं, या महिला को सुरक्षा चाहिए, या गरीब को इलाज चाहिए, या किसी को शिक्षा चाहिए, उसको क्या चिंता होगी? उसको कोई चिंता नहीं होगी, वो अगली बार फिर चुरा के आ जाएगा। उसका विश्वास वहीं से आता है, जवाबदेही से बचता वो इसी तरीके से, क्योंकि वो चोरी से आता है।
इसीलिए उसकी चोरी पकड़नी जरूरी है, इसलिए उसको सजा देना जरूरी है। लेकिन ये भी एक चीज़ है ना पवन जी कि इतना बड़ा जनमत उस सरकार के साथ भी है जो सरकार चुनी गई 3 बार, और राज्यों में जिनकी सरकारें बीजेपी और एनडीए की। आप हो सकता है आपने 1 लाख ऐसे वोट गलत तरीके से पकड़े कर्नाटक में, वो भी साबित होना बाकी है, जांच अगर होती है तो, या और कहीं हुई गड़बड़ी, लेकिन उसके आधार पर जो उनको 38-40% वोट मिले या कहीं 45-50%, उसको नहीं खारिज किया जा हम तो सकता। कह रहे हैं ना, हम तो चुनौती दे रहे हैं। चलिए वाराणसी का डेटा हमको दीजिए, मशीन रीडेबल वाराणसी, चलिए बाकी सब छोड़ दीजिए, वाराणसी का डेटा दीजिए और वाराणसी पे काउंटिंग सेंटर की वीडियो फुटेज दीजिए। वो तो 45 दिन का था और डिलीट हो गया। काउंटिंग सेंटर की, वोटिंग की नहीं, काउंटिंग सेंटर, बीच में काउंटिंग का प्रक्रिया 6 राउंड्स के बाद क्यों बंद हुई? मोदी जी चुनाव हार गए हैं, चोरी से जितवाया गया है। हम भी दावा कर रहे हैं, हमें लाइए, हमें आंकड़ा दीजिए ना। अब आपने एक नया शुरू कर दिया नया नहीं है, उनके पूरे हर चुनाव को कहेंगे हार गए, वो चोरी से। हम तो और किसी सीट के लिए नहीं बोल रहे, सिर्फ वाराणसी का आंकड़ा हमें दे दीजिए और वीडियो फुटेज दे दीजिए। उससे क्या साबित होगा? सब कुछ साबित हो जाएगा आपके सामने। जो महादेवपुरा में साबित हुआ वो साबित हो जाएगा यहाँ भी, जो शिरडी में साबित हुआ वो यहाँ भी हो जाएगा। ऐसी अनेक सीटें हैं। हमसे पूछ रहे हैं ना क्या साबित होगा? जो अनुराग ठाकुर ने साबित करने की कोशिश की थी अपनी प्रेस वार्ता में 6 सीटों को लेकर, 7वीं सीट हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं, आपने 6 सीटें ली, चलिए 7वीं भी ले लीजिए, लाइए वाराणसी के आंकड़े। लेकिन उसका भी तो कोई सॉलिड जवाब आप नहीं दे रहे। आप करें कि राहुल गांधी को हलफनामा मांगा, अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं मांगा? लेकिन अगर अनुराग ठाकुर कह रहे हैं ये 5-6 सीटों पर फर्जी वोटर, फेक वोटर बने, चाहे कन्नौज हो चाहे रायबरेली, लेते हैं ना, हम तो मान लेते हैं कि 93,000 फर्जी वोट वायनाड में हैं। कितने वोट से जीती प्रियंका जी? 4,10,000। हम मान लेते हैं कि 1.25 लाख वोट रायबरेली में भी फर्जी हैं। कितने वोट से जीते राहुल गांधी? अब अभी 4 लाख के आसपास। हम मान लेते हैं, हर चीज आपकी मान रहे हैं। आप इनसे हलफनामा मत मांगिए, इनको नोटिस मत दीजिए, हम सब कुछ मान लेते हैं। वाराणसी का आंकड़ा हमें चाहिए और वीडियो फुटेज भी चाहिए। अब वीडियो और हो सकता है, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी आ रहा है, 75वां जन्मदिन 17 तारीख को, उस दिन ये एक गिफ्ट दे दें देश को। क्या वाराणसी का पूरा वोटर्स लिस्ट दे दें हमें, मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट, सीसीटीवी फुटेज दे दें काउंटिंग सेंटर की, हम सब कुछ साबित कर देंगे। तो अब आपने इस कैंपेन पे निकल पड़े हो कि पहले वाराणसी पे थोड़ा और पूछो ना। पहले 8-10 साल आप ईवीएम करते रहे, अब आप नया वोट चोरी और ये दे दो, बहुत जायज सवाल था। 8-10 साल हमारे कई नेता सवाल उठाते रहे, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं था हमारे पास। जब महादेवपुरा, उससे भी पहले जब महाराष्ट्र चुनाव में जो चौंकाने वाले नतीजे आए, शिरडी की जो लिस्ट आई, वोटर्स लिस्ट, 7,000 लोग एक पते पर, वो कैसे हो सकता है? और 41 लाख नए वोट जुड़ जाएं 5 महीने में, वो कैसे हो सकता है? जब ये सवाल दिमाग में आए तब रिसर्च शुरू हुई। हमारा वो ईगल एक कमेटी है, देख के चलना पीछे, और महादेवपुरा के आंकड़े सामने आए, तब पोल खुली कि ये हाल है, ये स्थिति बनाई हुई, क्या हाल है? तो अब जैसे चूंकि वो सब कैसे हो, बढ़िया से। अब सवाल ये है पवन जी, एक जो बार बार मैं और लोगों से भी पूछता हूँ कि आपने एक मोमेंटम बनाया इस 14 दिन के भीतर, और इतनी पूरी मशीनरी, ताकत झोंकी कहाँ से कांग्रेस कार्यकर्ता, ये देखिए पूर्व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी यहाँ आए हुए हैं, रायबरेली अमेठी से भी आए हुए हैं, श्रीनिवास, और कहाँ से लोग यहाँ आए हुए हैं। ये हमारे यूथ कांग्रेस के नहीं, ये ऑक्सीजन मैन है हमारे देश के। ऑक्सीजन मैन है, बहुत ऑक्सीजन सप्लाई की इन्होंने, और आपके यहाँ भी पार्टी में भी युवाओं में ऑक्सीजन सप्लाई करते होंगे। तो आपने देश भर से लोगों को जुटाकर इतना बड़ा मजमा तो लगा लिया 14 दिन, लेकिन अब ये जो है 70 दिन 80 दिन, इसको कैसे कैरी करेंगे आगे? ये तो अब लगातार चलेगा। अब ये जनता का आंदोलन बन चुका है, ये हमारा नहीं है। अब नारा भी है, हमारा नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़ अब लोगों का नारा बन चुका है, हमारा नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जनता तब होता है जब ये कार्यकर्ता और सपोर्टर से बाहर गांव में और देहात में चौक चौराहों पे अपने आप जाए। अभी जो है झंडाधारी सपोर्टर हैं आप। शुरुआत ऐसे ही होती है, उसके बाद अब वहाँ से आवाज़ आनी शुरू हुई, ना केवल यहाँ से। मैं कल देख रहा था मुंबई में अचानक एक जुलूस निकल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। वहाँ तो कोई चुनाव भी नहीं है अभी महाराष्ट्र में, मुंबई में अभी 1.5 साल है लोकल बॉडी का, लेकिन वहाँ भी ये शुरू हो गया है। जहाँ से मैं आता हूँ राजस्थान, वहाँ लोग खड़े हो गए सड़क पर कि साहब वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा अब जनता का नारा बन चुका है। तो वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ आपको लगता है कि जो अक्टूबर एंड नवंबर में चुनाव होगा उसमें आप बिहार में सत्ता पर काबिज हो जाएंगे?
बात सत्ता पे काबिज होने की तो हो ही जाएंगे। चलिए, हमें सेवा का मौका अक्टूबर में मिल जाएगा बिहार में। मैं उसको शब्दों को बदलता हूँ क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि सत्ता में काबिज होना या गद्दी पे सवार होना या घोड़े पे सवार होना, मैं नहीं मानता। हमें सेवा का मौका मिलेगा अक्टूबर में, ये मैं मानता हूँ। तो अभी से 2.5 महीना वोट चोर गद्दी छोड़ यही कहते रहेंगे। नहीं, इसी से सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। हाँ। नौकरी, जैसा मैंने आपको बताया, महिला सुरक्षा, नौकरी, उद्योगों का नहीं आना, ये तमाम मुद्दे, पेंशन, राशन, इलाज, शिक्षा, ये सब इतना तो मुद्दे इसी नीतीश से जुड़े कुमार ने कल परसों कह दिया कि हर महिला को 10-10 हजार देंगे। 20 साल आज क्या कर रहे थे जनाब, अब 10-10 हजार देंगे। तो आपके लिए भी कहा जाता है कि और आप यहाँ जो महिलाओं- घोषणाएं कर रहे हैं तेलंगाना में और हिमाचल में, कर्नाटक में क्यों नहीं का दे तो रहे? आंकड़ा ही खत्म करते जा रहे हैं। यहाँ से 10 ये हजार आप पे बोल भी रहे हैं। कहा जाता है कि आप जो यहाँ हसीन सपने दिखा रहे हैं, जहाँ आपकी सरकार है जाइए, हिमाचल चलिए, कर्नाटक में, आप हमारे तेलंगाना में जो वादे किए वो क्यों नहीं जो पूरे ये कर रहे कह रहे हैं ना, हाँ। उनको वोल्वो बस का किराया भी हम देंगे, हाँ। चंदा करके दे देंगे हमारे साथियों से। उनको बोलिए आइए हमारे साथ वोल्वो बस में, हम दिखाते हैं हिमाचल में हमने क्या क्या लागू किया, हम दिखाते हैं तेलंगाना में हमने कौन कौन सी महिलाओं गारंटी को लागू सब पैसा की। रुकिए, हम दिखाते हैं कर्नाटका में क्या क्या लागू किया, और फिर हमारे साथ बम्बई भी चलिए, बम्बई की सैर कराएंगे, वहाँ बताते हैं आपको जो उन्होंने लाडली बहन योजना लाए थे उसकी क्या हालत कर दी। नहीं, लेकिन तेलंगाना में जो और उसमें जो पैसा एक-एक देना करके था, जो वादे किए गए, वो फेज नहीं। हाँ। वाइज हमारी तमाम गारंटियां तेलंगाना में भी लागू हो रही हैं। अब वो फेज वाइज है, वो जरूर है, लेकिन ये नहीं कि नहीं लागू हो, लागू होगी। चलिए बहरहाल, अब पवन खेड़ा यहाँ मुआयना करने आया, चूंकि कल इनकी यहाँ से यात्रा निकलेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you. अब देखते हैं, हम लोग चुनाव के दौरान कई बार बातचीत होती रहेगी। हमारा माइक है, इनसे माइक ले माइक तो लीजिए लेने दो, माइक और तो दे उसके दो बाद इनका। नमस्कार। अरे नहीं, आप फोटो खिंचाओ ना, अभी इनके इनके साथ साथ खिंचाओ। मत करो।